रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ईरान और इसराइल के हवाले से जो डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या कहा, और ईरान का एटमी प्रोग्राम क्या अब खत्म हो गया है या वो बाकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास कि ईरान की कौन सी साइट महफूज है और उसकी वजह क्या है, और उसमें रशिया का क्या किरदार है, और अमेरिका और इसराइल उस तरफ क्यों नहीं गए। दूसरा, क्या इमरान खान साहब वाकई माइनस हो गए हैं। इमरान खान की बहन ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, वो आपको स्टेटमेंट सुनवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बौछाड़ क्यों हो रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ गया, जो 9 मई में उन्हें जमानतें दायर की हुई थी वो भी मुस्तरद हुई हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है इमरान खान को माइनस करना, क्या वो अपनी ख्वाहिश में कामयाब हो गए। यानी ये माइनस करने का फॉर्मूला बहुत पुराना है। इस मुल्क में कायदे आजम माइनस हुए, कायदे आजम की बहन उन्हें भी माइनस किया गया, शेख मुजीब को माइनस किया गया, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को माइनस किया गया, बेनजीर भुट्टो को माइनस किया गया, जुनेजो को माइनस किया गया, नवाज शरीफ को माइनस किया गया, और अब इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। तो माइनस करने का सिलसिला बहुत पुराना है। देखते ये हैं कि क्या इमरान खान साहब को माइनस किया जा सकता है। अब तक की सूरत आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के मामले से। हुआ यह है कि इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट यह है कि जंगबंदी तो हो गई, ईरान ने भी तकरीबन उसे तस्लीम कर लिया, और इस जंगबंदी को जो है वो इसराइल ने भी तस्लीम कर लिया। इसराइल का कहना उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि ईरान ने कहा कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तो आ गया इन दोनों की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के बाद के टाइम पे आया, जब जंगबंदी का नफाज हो चुका था। तो डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि इसराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बम्स। इसराइल, मैं कह रहा हूं कि वो बम्स मत फेंकना, और अगर आप ये करते हैं तो ये एक मेजर वायलेशन हो जाएगी। अपने पायलट को वापस घर बुलाओ, नाउ, अभी बुलाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर दे रहे हैं इसराइल को कि जनाब अपने बम मत फेंकना, अपने पायलट को वापस बुलाओ। अगर तुमने बम फेंका तो ये सीज फायर की एक खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और आगे वो लिखते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अपना नाम भी पूरा उसके बाद लिखा, यानी एक वार्निंग दी एक तरह से इसराइल को। ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप चीजों को बैलेंस करने में भी बड़े माहिर हैं, उन्हें आइडिया है कि कैसे किसको राजी रखना है। अब ये सारे एपिसोड में अमेरिका से गलती हुई कि वो खुद इस लड़ाई के अंदर उतर गया, गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए कि इसराइल मेरे से राजी रहे, और इसराइल को हम कल को ये कह सके कि हमने आपके कहने के ऊपर वहां पे जाके ईरान में बम मारे थे। फिर अमेरिका के अंदर बहुत सारी लॉबीज का एक प्रेशर भी था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने गोंगलों से मट्टी झाड़ के बम फेंक दिए जाके ईरान में, और 3 साइट्स के ऊपर इन्होंने बम फेंके। दावे इन्होंने बहुत बड़े किए, हकीकत क्या है मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हैरत इस बात पे हुई कि जैसे मगरिब या गल्फ ममालिक या दुनिया के बेशतर ममालिक अमेरिका के साथ उसकी हर कार्रवाई में खड़े हो जाते थे, वैसा इस मर्तबा हुआ नहीं। तो जब नहीं हुआ तो फिर अमेरिका को अपना पैंतरा बदलना पड़ा, और वो जंगबंदी की तरफ गए। इससे पहले अमेरिका यह भी सोच रहा था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए। क्या ईरान में अमेरिका को कामयाबी मिली या इसराइल को कामयाबी मिली, इसके बारे में हम कुछ चीजें हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उन्हें नामजद किया है, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस किस्म के स्टेटमेंट देना, इस तरीके से जंगबंदी का एक तासुर देना, अमन के पैगाम फैलाना बमबारी करने के बाद, तो ये वही है कि जनाब पहले बम फेंकते हैं, बमबारी करते हैं, उसके बाद जंगबंदी करते हैं, और फिर अमन के सफीर बन जाते हैं। तो ये नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हुकूमत के इस आइडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हत्ता कि वो सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम या हुकूमत के करीबी हैं, या उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि ये ज्यादती की है, ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम गलत किया है। देखिए, अगर किसी को आज की तारीख में नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए ना, तो वो कतर के अमीर है, शेख तमीम बिन हमद। इन्हें क्यों मिलना चाहिए जरा समझें आप। ये वो वाहिद आदमी है जिसने बदला नहीं लिया। यानी ये एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर बमबारी हुई है, और देखें अमेरिका भी इनकी एयरबेस इस्तेमाल कर रहा है। मजलूम तो ये है, और इनके पास हथियार हैं, ऐसा है कि नहीं, ये नहीं कह सकते आपके उनके पास हथियार नहीं है, या कतर बिल्कुल ही फारग मुल्क है, ऐसा भी नहीं है। वहां पे अमेरिका की एयरबेस भी है, ईरान ने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जंगबंदी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होना था जिसने ईरान को कायल करना था। तो इन्होंने ईरान को कायल किया और जंगबंदी की तरफ मामलात को लेकर गए। कतर देखें, ये वही मुल्क है जिसने अमेरिका और तालिबान के बीच में भी मुज़ाकरात करवाए थे। कतर ने मुल्कों के बीच में मुज़ाकरात करवाने में गल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं, और वो एक खुशहाल मुल्क है, और वहां पे अमेरिका की सबसे बड़ी जो है वो मिलिट्री बेस भी है।
तो इस नुक्ता नजर से भी उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बहरहाल अगर किसी को मिलना चाहिए अमन का नोबेल प्राइज इस सारे तनाजे को लेकर, तो वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मामलात के ऊपर जंगे छेड़ के सुलह करा के फिर नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अगर मिलते भी हैं, फर्ज करें डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिल जाता है, तो ये जो इनाम है ना, ये फिर अपनी वक़्त खोना शुरू कर देगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुखालफत है खुदा ना खास्ता या कोई ऐसा मामला है, या मैं कोई जाती बुनियाद पे कह रहा हूं, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये बड़ा सोच समझ के ज्यूरी फैसला करती है। मेरी दानिश में ये मुश्किल है, हो सकता है ये हो भी जाए, पता कोई नहीं है, क्योंकि लॉबिंग तो बहुत बड़ी है, बड़ी तगड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की, और सारे उसके लिए काम करेंगे। अब ईरान के एटमी प्रोग्राम का क्या बना, यह है जी अब तक का एक बड़ा सवाल। एक तो देखिए, ईरान अब मजबूर हो जाएगा कि वो अपना एटमी प्रोग्राम चाहे छुपा के जारी रखे चाहे सामने जारी रखे, उसको अब कभी ना कभी अपना एटम बम बनाना पड़ेगा ईरान को। उसकी एक वजह है, दो एटमी कुव्वतों ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ईरान के ऊपर हमला किया। एक एटमी कुव्वत अमेरिका है और एक एटमी कुव्वत इसराइल है। इन दोनों ने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान ने अपनी मिसाइल कुव्वत से इनको जवाब देने की कोशिश की। अमेरिका के साथ तो उनका जो हुआ वो फेस सेविंग था, लेकिन इसराइल को उन्होंने भरपूर जवाब दिया है। लेकिन ईरान को कम से कम एक बात समझ आ गई है कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत होती या एटम बम होता, तो इसराइल कभी भी ईरान के ऊपर इस तरह से मिसाइल या जहाजों के जरिए हमले करने की जरूरत ना करता। जिस तरह के मिसाइल ईरान के पास हैं, अगर उसके पास एटमी कुव्वत होती तो डेटरेंस इतनी बड़ी थी कि अमेरिका और इसराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करते। एटमी कुव्वत होना जो है वो आपकी सिक्योरिटी की जमानत होता है। जैसा कि यूक्रेन के पास एक दौर में एटम बम था, लेकिन हुआ क्या, वक्त के साथ यह हुआ कि अमेरिका ने, यूरोप ने, रशिया ने, सबने मिलकर यूक्रेन को राजी किया और उसके एटमी असासे खत्म करवा दिए और उसको पैसा वैसा दे दिया, बहुत सारे उसको प्रोजेक्ट दे दिए, बहुत सारे उसको फंड्स दे दिए, तो इमदाद मिल गई यूक्रेन को। लेकिन उसके बाद वो डेटरेंस जो थी उनके पास वो खत्म हो गई। और फिर क्या हुआ, ये रशिया अभी जो कुछ भी कर रहा है ये कभी ना होता अगर उनके पास अपना एटम बम मौजूद होता। तो अब अमेरिका ने और इसराइल में जो हमले किए हैं ईरान के अंदर, वो 3 साइट्स पे किए हैं। एक फर्दों पे किया है, दूसरा नतन्स पे किया है, और तीसरा अस्फहान की जो एटमी तनसीबात हैं इनके ऊपर अटैक किए गए हैं। ये जो तीनों एटमी तनसीबात हैं ये एटमी फ्यूल साइकिल का हिस्सा है। इनकी तबाही से ईरान के प्रोग्राम पे असर तो पड़ेगा, मुतासिर तो होगा, जरूर होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे रुक नहीं सकता। ईरान का एक ऐसा एटमी प्लांट है जो अभी तक फंक्शनल है और वहां पे एक भी हमला नहीं किया गया, बल्कि जब एक खबर आई कि उसके ऊपर हमला कर दिया गया है, तो फिर बाद में इसराइली मीडिया की जानिब से यह खबर जारी की गई कि जनाब जो फौजी तर्जुमान है उन्होंने गलती से कह दिया था, ये जो बुशहर में ईरान की एक एटमी तनसीब है इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं किया गया। इस पे ना तो इसराइल ने अटैक करने की हिम्मत की, ना ही अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया। उसकी एक वजह है, इसराइल को खबरदार कर दिया था रशिया ने, और उन्होंने ये कहा था कि चेरनोबिल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1986 में अप्रैल में। ये गालिबन 26 अप्रैल 1986 का टाइम था। यूक्रेन का इलाका है चेरनोबिल, वहां पे एक एटमी पावर प्लांट था, उसके अंदर ह्यूमन एरर की वजह से, इंसानी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर धमाके होते चले गए। बहुत सारी रेडिएशन फैल गई थी। कोई 1.5 लाख बंदा वहां से पहले एवैक्यूएट करना पड़ा, फिर तकरीबन 2.25 लाख बंदा बाद में निकालना पड़ा। उस इलाके की सारी जो है वो मईशत तबाह हो गई। वहां पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो दीगर वर्कर्स थे वो वहां पे मारे गए, बहुत सारे दीगर लोग जो है वो इस हादसे की नजर हो गए, तो काफी लोगों की जानें भी गई थी। और फिर उस इलाके का टूरिज्म भी खत्म हो गया, लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, बड़ी रेडिएशन बड़े लंबे अरसे तक फैल गई थी। तो रशिया ने खबरदार किया था कि अगर चेरनोबिल की तरह का आप हादसा नहीं चाहते तो यहां पे अटैक बिल्कुल नहीं करना। ये जो बुशहर में रूसी साइंसदान भी मौजूद हैं, रूस ने एक तो ये बताया कि हमारे साइंसदान, हमारे वर्कर्स वहां पे मौजूद हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम अपने वर्कर्स को और साइंसदानों को इस इलाके से या इस एटमी साइट से हम नहीं निकालेंगे, वो यहां पे मौजूद रहेंगे। और चेरनोबिल जो है उसकी तरह का वाकया हो जाएगा अगर आपने यहां पे अटैक किया तो इसराइल ने और अमेरिका ने रशिया से पंगा ना लेने की खातिर और किसी बड़े नुकसान से बचने की खातिर इसके ऊपर हमला नहीं किया। और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये वो साइट है जहां पे ईरान अपनी एक्टिविटी जारी रख सकता है। अब ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि अगर एटमी धमाका करने की सलाहियत होती तो डेटरेंस इतनी बड़ी होती कि हमारे ऊपर अटैक ना होता। ईरान की जानिब से कुछ चीजों का क्लेम किया जा रहा है। वो चीजें क्या है, पहले मैं आपके सामने वो चीजें रखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हकीकत एक्चुअली इस वक्त क्या है। क्या ईरान का एटमी प्रोग्राम रुक गया है?
तो देखें, अगर तो वो खुफिया तरीके से अपना एटमी प्रोग्राम चला रहा है तो इन 3 साइट्स के नुकसान के बाद भी ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि एटमी प्रोग्राम रुक गया है। ईरान के 17 साइंसदान मारे गए हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा आप। 17 ईरानी साइंटिस्ट शहीद हुए हैं, जिनमें से आखिरी कल रात को एक हमले में शहीद किया गया है, ये इजराइल की जानिब से। ये उनकी अचीवमेंट, उन्होंने ये किया। लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल तौर पर अगर एटमी प्रोग्राम कहीं उनका चल रहा है तो वो ईरानी सोर्सेस क्लेम करते हैं कि हमारा नहीं होगा। फिर क्या ईरान ने किसी एक मौके पर सरेंडर किया? ईरान ने सरेंडर नहीं किया, हार नहीं मानी। फिर ईरान के अंदर एक और दावा किया जाता है कि क्या ईरान ने अमेरिकी शराइत तस्लीम की? तो वो दावा करते हैं कि हमने कहा था कि इसराइल जंगबंदी करेगा तो हम भी कर देंगे, तो यही हुआ है, हमने किसी की शराइत नहीं मानी। क्या ईरान ने सीज फायर का खुद से मुतालबा किया? ईरान ये भी सवाल करता है। तो इसका जवाब है कि ईरान ने नहीं किया। अमेरिका ने राब्ता किया कतर से और इसराइल ने पहले आमादगी जाहिर की कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। क्या ईरान में रजीम तब्दील हो गया? इसके लिए देखें ना, रज़ा पहलवी वगैरह कितने तगड़े हो गए थे, उनके इंटरव्यूज चल रहे थे, वो हवा के घोड़े के ऊपर सवार थे कि पता नहीं उन्हें जो है वो अब इक्तदार मिलने वाला है ईरान में, उनके सारे ख्वाब बह गए, तो रजीम चेंज नहीं हो सका ईरान के अंदर। क्या ईरान के अंदर कोई इख्तलाफात या अंदर कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो सका? तो ये भी नहीं हो सका। और यानी ईरान को इसमें कुछ सफारती सतह के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने सफारती सतह के ऊपर इसमें कुछ कामयाबी हासिल की है। और ईरान का यह भी कहना है कि उन्होंने नाकाबिले तस्खीर होने का इसराइल का दावा भी पाश पाश कर दिया। अब ये ईरान की तरफ से दावे आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। नंबर एक ये कि ईरान के अंदर इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर हुआ, ये ईरान को मानना पड़ेगा। नंबर 2, ईरान के अंदर गद्दार बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, ये उन्हें मानना पड़ेगा। फिर ईरान को यह भी मानना पड़ेगा कि इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा स्ट्रक्चर ईरान के अंदर काम कर रहा था और वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सके और उसके खिलाफ वक्त से पहले कार्रवाई नहीं कर सके। ईरान को, जो ईरान के अंदर एक घुटन वाला माहौल है, उसके अंदर भी कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ऐसी चीजों की वजह से ही ऐसा मवाद मुयस्सर आता है आपके दुश्मन को कि वो आपके खिलाफ कोई ना कोई एंगेजमेंट शुरू कर सकता है। लिहाजा ईरान को थोड़ा सा माहौल खोलना पड़ेगा और इसकी तरफ वो जा भी रहे हैं। ये मुझे कई सहाफियों ने कहा कि अब ईरान पहले की तरह नहीं है, ईरान के अंदर जिद्दत आ रही है, ईरान के अंदर बहुत सारी चीजें जो है उन्हें खोला जा रहा है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदियां जो है वो तकरीबन खत्म हो रही हैं, कुछ और चीजें भी हो रही हैं ईरान में। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। और इसके अलावा एक बात है कि जंगबंदी का फायदा सबको होगा, अमन होना चाहिए दुनिया में, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा तभी होगा जब सारे मिलकर फलस्तीनियों का मसला हल करेंगे। इस खित्ते में फलस्तीनियों का मसला हल हो जाए और कश्मीरियों का मसला हल हो जाए तो फिर कोई तनाज़ा बाकी बचता ही नहीं है। ये 2 मसले हल करने के बाद पूरे एशिया को, बल्कि दुनिया को आप एक महफूज जगह बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसे बड़े मिसाइल हैं जिनकी वजह से खुदा ना खास्ता बड़ी जंग भी हो सकती है। अब आ जाए नाज़रीन इस बात के ऊपर कि क्या इमरान खान साहब माइनस हो गए। पहले मैं आपको अलीमा खान साहिबा की आवाज़ सुनाता हूं कि वो इस बारे में क्या कह रही हैं। आज उनकी आवाज़ भरी हुई आवाज़ थी, बहन है वो वैसे भी जज्बाती हो जाती हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है तो उन्होंने किस तरह जवाब दिया, जरा ये उनकी आवाज़ सुनिए। अलीमा खान साहिबा। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस खान साहब ने कहा था मेरा अप्रूवल होगा, मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि मेरा ख्याल है कि माइनस ही कर दिया गया। देखें, कोशिश तो ऐसे ही लगती है। इस पे सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सूरत-ए-हाल वैसी नहीं है जैसी खैबर पख्तूनख्वा में बताई गई। इसमें शाहिद खटक साहब का एक ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सलमान अकरम राजा साहब का एक और ट्वीट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है। अब इसमें जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि उन्हें खुद हैरत हुई है कि कैसे ये बजट पास हो गया, इसके बारे में उन्हें इतला नहीं थी। यानी खैबर पख्तूनख्वा में कल बजट कैसे पास हुआ, वो कह रहे हैं जी मेरे लिए खुद बड़ी हैरत की बात है, हमारा तो ये पॉलिटिकल कमेटी में इस तरह तय नहीं हुआ था, बल्कि हमने तो इस पर मुज़ामत करनी थी और आखिरी वक्त तक इसको लेकर जाना था और इमरान खान से मुलाकात की कोशिश भी करनी थी। अलीमा खान साहिबा ने इसमें वहीं पे खड़े होकर अडियाला जेल के बाहर ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हें कहा था कि सारे एमपीएस को वो लेकर आ रहे हैं अडियाला के बाहर, लेकिन ये तो बजट पास हो गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब पे इस वक्त हो ये रहा है कि एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कह दिया कि जनाब हमने तो पॉलिटिकल कमेटी में कहा ही नहीं, ये कैसे बजट पास हो गया। अलीमा खान साहबा कह रही है हमारे साथ तो वादा कुछ और किया गया था, तो ये कैसे बजट पास हो गया। और वो ये कह रही है कि इसको कोशिश को आप माइनस इमरान खान करना ही कह सकते हैं। अब ये इमरान खान की बहन कह रही है, कोई और नहीं कह रहा, और बड़े दुख के साथ कह रही है। शाहिद खटक का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ना, ये शाहिद खटक वो लोग हैं जो वो यूथ है इमरान खान साहब के
करीबी लोगों में से हैं, मुराद सईद के साथियों में से हैं, और इन्हें वफादार समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के वफादारों में से। शाहिद खटक साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वहां कुछ एमपीएस के साथ भी। अब वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं जी सूबे के एमएनएस और एमपीएस को यही बताया गया, सियासी कमेटी कोर कमेटी ने फैसला किया है कि बजट मंजूरी जरूरी है, अगर बजट मंजूर ना हुआ तो इमरजेंसी लग जाएगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली चली गई तो खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हालात बन जाएंगे जो पंजाब में है। इमरान खान ने बजट पर मुशावरत का बोला है, असेंबली की तहलील का नहीं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली इसलिए तहलील की थी कि हमें इलेक्शन मिल जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाया गया, जिसके नतीजे में 2 साल तक पीटीआई के ऊपर जुल्म बदतरीन फस्तायत होती रही, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। फैसले सब मिलकर करते हैं लेकिन तनकीद हम पर ही होती है। आगे वो अपनी बात कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है, और इमरान खान को ताकतवर हल्के ना तो माइनस कर सकते हैं ना कोई और क्या माइनस करेगा। ये जनाब शाहिद खटक साहब ने कहा जी हमें तो ये डराया गया था, ये बताया गया था कि पॉलिटिकल कमेटी ने कहा, लिहाजा एमपीएस ने ये पास करवा दिया। अब एमपीएस कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कमेटी का हुक्म हम तक पहुंचाया गया, हम सारे तो उसमें है नहीं, हमने उसके ऊपर अमल कर दिया। अब पॉलिटिकल कमेटी के लोग कह रहे हैं जनाब उसमें तो ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, वहां तो ईरान की डिस्कशन हो रही थी और इसमें तो सिर्फ ये हुआ था कि इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी और इस पर मुजामत की जाएगी। तो ये कैसे हो गया, वो वहां पे हैरत का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान की बहनें कह रही है हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हम सारे एमपीए लेकर अडियाला जेल के बाहर आ रहे हैं और उधर बजट पास हो गया। वो उसे कहती जी माइनस इमरान खान है, जब उनसे सवाल किया गया तो देखें क्या इमरान खान साहब को ऐसे माइनस किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अब तक जिसने कोशिश की है इमरान खान को माइनस करने की, वो खुद ही माइनस हो गया। देखिए ना, जब अल्लाह ताला का फजल आपके साथ होता है ना, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो अल्लाह की रजा होती है, अल्लाह का फजल होता है। अगर अल्लाह ताला का फजल किसी के साथ रहा तो फिर से कोई माइनस नहीं कर सकता, रब की मदद अगर साथ हो। फिलहाल तो नजर आता है, देखिए इमरान खान को हुकूमत से निकाला, माइनस नहीं हुआ। 300 के करीब केसेस बना दिए, माइनस नहीं हुआ। गोलियां मार दी इमरान खान को, माइनस नहीं हुआ। 9 मई कर दिया गया, माइनस नहीं हुआ। गिरफ्तार कर लिया गया, माइनस नहीं हुआ। 2 साल लोगों के सामने नहीं आने दिया गया, उसकी आवाज नहीं सुनाई गई, मीडिया से गायब कर दिया गया, माइनस नहीं हुआ। बदतरीन धांधली करके फार्म 47 की जाली हुकूमत बनाई गई, इमरान खान माइनस नहीं हुआ। इमरान खान के कारकुनों का कत्लेआम किया गया, 2 मरतबा किया गया, वो माइनस नहीं हुआ। उसकी बीवी और उसकी बहनें और रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए, वो माइनस नहीं हुआ। परवेज खटक छोड़ गया, उस्मान बुज़दार छोड़ गया, महमूद खान छोड़ गया, जहांगीर तरीन, अलीम खान, अली जैदी, इमरान इस्माइल, असद उमर और दर्जनों बड़े नाम इमरान खान को छोड़ गए, वो माइनस नहीं हुआ। तो नंबर 1 चीज तो अल्लाह ताला का फजल है, मैं फिर आपको कहूंगा। लेकिन लीडर तब तक माइनस नहीं होता जब तक कि उसके लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। अगर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी ना होती तो फिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान माइनस हो गया। अगर पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ ना खड़े होते तो शायद एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान को इतनी देर तक अंदर रखने के लिए जरूरत ही ना पड़ती, या इतनी सख्त जेल में इमरान खान को डालने की जरूरत ही ना पड़ती एस्टैब्लिशमेंट को, अगर वो माइनस हो चुका होता तो। माइनस तो वो इनसे नहीं हो रहा, अवाम की ताकत उसके साथ है। अगर अवाम इमरान खान के साथ ना होती तो ये एमपीएस एमएनएस फॉरवर्ड ब्लॉक बना के भाग गए होते अभी तक। ये सोच लेते कि ठीक है यार हम फिर इलेक्शन लड़के आ जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि दोबारा जब जाएंगे इलेक्शन में वोट मांगेंगे इमरान खान के नाम पे ही मांगना पड़ेगा। सूरत हाल तो ये इनके लिए बनी हुई है, इमरान खान को छोड़ भी नहीं सकते, उसके साथ चल भी नहीं सकते। ये है जनाब। अब अली अमीन गंडापुर चॉइस किसकी है, देखें मैं फिर आपको कहूंगा, वो चॉइस है इमरान खान की। उनके बारे में फैसला करने का इख्तियार किसका है, इमरान खान साहब का है। चाहे सारी पार्टी कुछ कहती रहे, इमरान खान की बहनें कुछ कहती रहे, एक बात तो लिखी पड़ी है कि जब तक इमरान खान साहब खुद फैसला नहीं करेंगे, उन्हें बोल्ड फैसला अगर वो लेते हैं तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। बसूरत दीगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान की चॉइस है और वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करते रहेंगे, उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, उसूलन होना भी नहीं चाहिए। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ गया, 9 मई में इमरान खान साहब की जमानतें मुस्तरद हो गई। देखें राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट भी दिया था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जब तक हो सका हम इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश करेंगे और अंदर रखेंगे। तो देखें रखा हुआ है अंदर। अब इस अमल में एस्टैब्लिशमेंट मुतहर्रिक है, राणा साहब खुद भी भुगत चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने राणा साहब को भी गैर कानूनी तौर पर अंदर डाला था, आज इमरान खान को डाला हुआ है, लेकिन राणा साहब ने इससे सीखा कुछ नहीं है। उन्हें चाहिए था इस सिलसिले को रोकने के लिए आवाज उठाते, लेकिन वो उसी एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार बने हुए हैं। 9 मई के केसेस की हकीकत देखें, पूरा पाकिस्तान जानता है, सबको पता है कि ये क्या केसेस हैं, अदलिया भी जानती है। प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं भी कर पाती तो फैसला प्रोसिक्यूशन के हक में ही आता है। अब खुद हुकूमती कैंप से जो जुड़े हुए सहाफी हैं वो ये कहते हैं और अपने मुंह से कहते हैं कि ये मामला अदलिया का नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का है। इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह गारंटियां देनी पड़ेंगी और बिलावल और जरदारी की तरह अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ेगा। यह है वो गारंटी जो इमरान खान साहब दे दे और यकीन दहानी करवा दे तो मामला हल हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए या मौजूदा हुकूमत से जुड़े हुए सहाफी अपने मुंह से कहते हैं। आयशा भुट्टा साहिबा ने इस पर एक ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट आपको सुना देता हूं एंड में जाते जाते।
ये भी बड़ी अजीब चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान की जमानत की दरखास्त खारिज होने का सदमा अपनी जगह पर, लेकिन इससे बड़ा शॉक यह था कि जब 2 रुकनी बेंच अदालत में फैसला सुनाने आया तो इमरान खान के वकला, टीम का कोई वकील कमरा अदालत में मौजूद ना था, ना ही कोई ओहदेदार, ना रुकन असेंबली और ना ही टिकट होल्डर वहां पे मौजूद थे। अंदाजा करें आप। ये इमरान खान साहब के लिए तहरीक चलाएंगे और इमरान खान साहब के लिए जो है आवाज उठाएंगे। वो आदमी अकेला जेल के अंदर लड़ी जा रहा है, रोजाना तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, कहते तन्हाई में पड़ा हुआ है, पसीने में शराब हो रहा है, उसको कोई सहूलतें भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की नवाज शरीफ या जरदारी को थी। वो डट के खड़ा हुआ है और ये सारे डट के लेटे हुए हैं, ऐसा लगता है, फिलहाल ऐसा लगता है। बहरहाल फैसला फिर भी इमरान खान ने करना है। इट्स अ पॉलिटिकल मैटर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, उनकी पार्टी का अपना मामला है, हम तो उसके ऊपर तजिया ही कर सकते हैं। वो जो डिसाइड करेंगे फिर आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल